जात जगत् प्रवाह विततिर्यस्मिंश संलीयते तत्तत्त्वं शुधियो वदन्ति सततं शब्देति नान्यद्भुवि शब्दाधीनतयार्थबोधनिचयो मानादिसंसाधकः शुद्ध्याराध्यमहं प्रणौमि सुखदं शब्दस्वरूपं हरिम्। मंच पर विराजित इस लब्ध प्रतिष्ठ सदन में इस सभा के अध्यक्ष महोदय, समस्त वरिष्ठ आचार्यगण, सभा में उपस्थित समस्त गुरुजन, श्रोतागण और छात्र एवं छात्राओं, सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज इस सभा में भारतीय ज्ञान परंपरा में शब्दानुसंधान इस विषय को लेकर अपनी मति से कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा, यह जो शब्द है, सर्वप्रथम इस शब्द पर ही कुछ विचार संस्कृत भाषा के आलोक में प्रस्तुत करती हूँ। उक्त शब्द का तात्पर्य व्युत्पत्ति की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो ज्ञान की भा अर्थात प्रभा में रत अर्थात निमग्न जो है वह भारत है। यह भारत शब्द का तात्पर्य है और भारत में उत्पन्न भारतीय कहलाता है। व्याकरण की जो प्रक्रिया है, तत्र जातः सूत्र से यहाँ पर भारतीय शब्द की निष्पत्ति होती है। ज्ञान शब्द का अर्थ अमरकोश के अनुसार देखते हैं तो वहाँ कहा है, मोक्षे धीर ज्ञानम अन्यत्र विज्ञानम शिल्प शास्त्रयोः। अर्थात जो मोक्षोपयोगिनी बुद्धि है वह ज्ञान है। तो उक्त मोक्ष का मार्ग समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि पूर्वक ही पूर्ण होता है। अर्थात लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक निश्रेयस प्रदान करने वाली जो बुद्धि है वही ज्ञान है। अब परंपरा शब्द पर विचार करते हैं। वाचस्पत्यम शब्दकोश में परंपरा शब्द का निर्वचन दिया गया है, परम अतिशयेन प्रुणाति पिपूर्ति वा। उक्त शब्द में प्रयुक्त जो धातु है प्रु अथवा प्रु, इस धातु का पालन और पूर्ण यह अर्थ दिया गया है और वंश, संतति तथा अविच्छिन्न धारा, ये तीन परंपरा शब्द के अर्थ कहे गए हैं। यहाँ हम ध्यान दें तो धात्वर्थ से भी यह ध्वनित होता है कि परंपरा हमें समृद्ध और पूर्ण बनाती है। उस धातु का अर्थ ही यही है, अन्यथा तो हम रिक्त घट के समान ही रह जाते। उपर्युक्त विवेचन से इस पूरे शब्द का जो अर्थ स्पष्ट होता है वह यह है कि भारतीयों के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वेदों तथा शास्त्रों में प्रोक्त विचारों की जो अविच्छिन्न धारा है वही भारतीय ज्ञान परंपरा है। उक्त भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं ने शब्दावली परिवर्तन का लक्ष्य प्रस्तुत किया है और इसी लक्ष्य को लेकर आज हम सभी इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। यह उद्घोष और यह लक्ष्य किस बल पर प्रस्फुटित हुआ है, यह भी हमें विचार करना चाहिए। उसके पीछे बल है हमारी अनंत समृद्ध शब्द संपदा और नवीन शब्द निर्माण का शास्त्र। अतः प्रस्तुत आलेख में भारतीय ज्ञान परंपरा में शब्द निर्माण शास्त्र या शब्दानुसंधान इस विषय पर और संपूर्ण जगत उस शब्द ब्रह्म का विवर्त कहा गया है, जिस पे कल विस्तार से चर्चा हुई है। ऋग्वेद के दशम मंडल में वाग देवता की आत्मस्तुति द्रष्टव्य है। वागाम्भृणी देवता
कह रहे हैं, अहमेव स्वयमिदं वदामि दुष्टं देवो देवेभिरुत मानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तम ऋषिम तम सुमेधाम। यह लोक में भी अनुभव गम्य है कि वाग देवता के अनुग्रह से ही लौकिक जीवन में दिव्यता आती है और यश की प्राप्ति होती है। मानव का सर्वविध व्यवहार और ज्ञान शब्दानुविद्ध है। इस विषय में भी कल के व्याख्यान में चर्चा हुई थी। जो भर्तृहरि ने कहा है, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रुते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। लोक में दृष्ट अर्थों का उचित अभिधान और श्रुत पदों का सम्यक अर्थावबोध ही समस्त ज्ञान की आधारशिला है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा में शब्दार्थ ज्ञान का महत्व सर्वमान्य है। श्रीमद् भागवत की प्रसिद्ध श्रीधरी टीका में 64 कलाएं बताई गई हैं। वहां अभिधान कोश ज्ञान भी एक कला है। जैन संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य राजशेखर सूरी विरचित प्रबंध कोश में 72 कलाओं में निरुक्त शास्त्र का ज्ञान भी एक कला कहा गया है तथा बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 96 कलाओं में निघंटु का भी समावेश किया गया है। अर्थात जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ निर्मित करने वाली कलाओं में शब्द, उनकी व्युत्पत्ति और निर्वचन का ज्ञान परिगणित है। इन कलाओं में विविध देश भाषाओं का ज्ञान तथा दुर्वाचक योग भी सम्मिलित किया गया है। अर्थात देशानुकूल और प्रसंगानुकूल भाषा का ज्ञान होना चाहिए और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग तथा शब्दों का शुद्ध उच्चारण, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके मूल में हमारे भारतीय वैज्ञानिक सिद्धांत है, यथा शब्दार्थ संबंध नित्य है, सार्थक शब्द और साधु शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए इत्यादि। एतदर्थ संस्कृत व्याकरण शास्त्र ने कठोर अनुशासन प्रस्तुत किया है तथा निरुक्त शास्त्र ने निर्वचन के सिद्धांतों के आधार पर अर्थानुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया है। व्याकरण शास्त्र जहां प्रकृति और प्रत्यय के आधार पर नूतन शब्द निर्माण का शास्त्र प्रस्तुत करता है, वही निरुक्त शास्त्र धात्वर्थ मूलक प्रक्रिया के साथ साथ लोक में प्रचलित अर्थ या पर्याय के निर्वचन, प्रत्ययार्थ, व्यंग्यार्थ, क्रिया, स्वरूप या गुण आदि के आधार पर लोक में प्रयुक्त शब्दों के संबद्ध अर्थों का औचित्य प्रतिपादन करता है। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति और अतिपरोक्ष वृत्ति। तो इन त्रिविध शब्दों में प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों की सिद्धि तो पाणिनि के सूत्रों के द्वारा हो जाती है, परोक्ष वृत्ति की सिद्धि उणादि सूत्रों से हो जाती है और अतिपरोक्ष वृत्ति शब्दों को पाणिनि ने प्रशोदरादि गण में सम्मिलित किया है। यह निरुक्त का क्षेत्र हो जाता है, जहां येन केन प्रकारेण हम लोक में व्यवहृत पदों का निर्वचन करना चाहते हैं। यही उस शास्त्र का ध्येय है। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। यह सब हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का जो आधार है, जो हम शब्दावली में परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो सिद्धांत क्या होने चाहिए, उस पक्ष पर मैंने कुछ विचार किया। वैदिक पदों के अर्थ निर्णय हेतु यह जो निघंटु और निरुक्त शास्त्र प्रणीत हुए, आज लोक में भी अर्थानुसंधान के लिए समान रूप से पथ प्रदर्शक है। संस्कृत व्याकरण और निरुक्त आदि शास्त्रों के आलोक में प्रचलित उचित शब्द की भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार सिद्धि संभव है, यह हमें विश्वास हो चुका है। इसीलिए हम आज इस तरह के जो सभाओं का आयोजन कर रहे हैं और प्रचलित अर्थ के अनुसार हमें शब्दानुसंधान करना चाहिए और यह निश्चित रूप से संभव है, सिद्ध है। आज शब्दावली परिवर्तन का प्रश्न उपस्थित ही क्यों हुआ, इस विषय पर भी हमें अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान भाषा प्रदूषित हुई, अशुद्ध हुई, प्रत्येक स्थल पर यह दृष्टिगोचर हो रहा है और निश्चित और सहज रूप से यह दोष सर्वाधिक बोली जाने वाली हमारी जो राजभाषा, राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसी में देखने को मिलता है। यह विचार जो बारंबार प्रकट किया जाता है कि भिन्न भिन्न बोलियों और भाषाओं से शब्द लेकर हिंदी समृद्ध हो रही है, यह मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि यह हिंदी के मौलिक अस्तित्व पर होने वाला क्रमिक आक्रमण है, जो धीरे धीरे हो रहा है। जब हिंदी का पूर्ण स्वरूप ही परिवर्तित हो जाएगा तो फिर हम भेद कैसे कर पाएंगे। और जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, यह उसका भी उल्लंघन है, क्योंकि जो हमारी परंपरा है वह क्या कहती है,
परिमार्जित, परिष्कृत, शुद्ध और व्याकरण के नियमों से सुबद्ध भाषा ही प्रशस्त है। जहां तक जनभाषा और क्षेत्रीय बोलियों के प्रयोग का विषय है, उन पर भी यह नियम समान रूप से लागू होता है और वहां भी पालनीय है। कदाचित उन बोलियों का, उन क्षेत्रीय भाषाओं का लिखित व्याकरण नहीं है, किंतु उनको अशुद्ध बोलना है, यह किसने कहा है? जब हम उनका प्रयोग करें तो हमें उसी रूप में आना चाहिए। जैसे कल बहुत सुंदर यहाँ पर चर्चाएं हुई मालवी को लेकर के, बघेली आदि बोलियों और भाषाओं को लेकर के, तो जब हम अपने घरों में उनका प्रयोग करते हैं तो हमें वहां पर भी यही नियम पालन करना चाहिए। आज जो हमारी ऐसी स्थिति हो रही है कि न तो हम अपने संततियों को शुद्ध रूप से मालवी, बघेली, बुंदेली, निमाणी आदि सिखा पा रहे हैं, न हम हिंदी शुद्ध सिखा पा रहे हैं, न अंग्रेजी, न संस्कृत की तो बात ही बहुत दूर है। तो ये जो विषय आ रहा है, तो जो हिंदी को समृद्ध करना, हिंदी का जो मूल, मानक, शुद्ध, परिष्कृत अस्तित्व यदि बचा रह सकता है तो वो केवल संस्कृत के आश्रय में ही रह सकता है। इस विषय पर निरंतर विचार होना अपेक्षित है। आज घरों में शुद्ध रूप से बोलियों का प्रयोग दुर्लभ हो गया है। सर्वत्र एक ही भाषा है और प्रश्न भी एक ही है, अनावश्यक मिश्रण और अशुद्धि। ये जो आज विषय उपस्थित हुआ है वो इसीलिए हुआ है। हमने फारसी, अरबी, अंग्रेजी और मुगलों के आने के बाद जो जो भाषाएं हमें मिलती गई, उसके साथ साथ अन्य बोलियों को भी सम्मिलित करना आरंभ किया। यह मार्ग कहाँ उचित है? जहाँ कोई भी हमारे पास अन्य मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, वहां हम कोई शब्द सहर्ष ले सकते हैं, किंतु निरर्थक। हम में से कितने लोग इस बात पर विचार करते हैं कि हम आज हिंदी बोल रहे हैं तो हम पूरा हिंदी में बोलें। अभी आप इस विषय को अगले 1 घंटे में यहाँ देखिए कि आप यदि हिंदी बोल रहे हैं तो क्या आप पूर्ण हिंदी बोल रहे हैं? अंग्रेजी इस अनावश्यक प्रवेश को स्वीकार नहीं करती। यदि आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से अंग्रेजी में ही बोलते हैं। संस्कृत भी कतई स्वीकार नहीं करती। हम इस बात का पूर्ण विचार करते हैं, हमारे शास्त्रज्ञों ने इसके लिए निर्देश दिए हैं, हम अपद का ही प्रयोग नहीं कर सकते। तो हिंदी के लिए ऐसा दुराग्रह क्यों? इस पर भी विचार होना चाहिए। तो हिंदी के मानक स्वरूप का रक्षण है, वह संस्कृतातिरिच्य और कहीं संभव नहीं है। भाषा प्रदूषण के जो प्रधान स्रोत होते हैं वो है व्यक्ति, परिवार, शिक्षक, संचार माध्यम और प्रशासन। और भी हो सकते हैं, किंतु मैंने कुछ यहाँ सम्मिलित किए हैं। और इनमें भी जो प्रमुख है वो है परिवार और शिक्षक, क्योंकि इस स्तर पर भाषा शुद्धि यदि समुचित पद्धति से हो जाए तो प्रशासनिक आदि स्तरों पर भाषा शनै शनै ही शुद्धता को प्राप्त कर लेगी। निष्कर्ष रूप में शब्दावली में परिवर्तन तथा भाषा परिष्कार की दृष्टि से कुछ परामर्श जो मैंने मेरी मति से यहाँ लिखे हैं वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में समयबद्ध सीमा में पदावलियों में अनुकूल परिवर्तन अपेक्षित है। मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में केवल शिक्षा का क्षेत्र ही लिया है। आज तक हम क्यों उपाधियों के नाम MA, BA, PhD, DLED आदि क्यों नहीं परिवर्तित कर पा रहे हैं? हमारे यहाँ इतने सुंदर उपाधियों के नाम हैं, शास्त्री, आचार्य, विशिष्टाचार्य, विद्यावाचस्पति, विद्यानिधि, विद्यावारिधि। उन शब्दों के साथ जो एक गौरव का भाव जुड़ा है वो एक DLED, PhD इनसे कभी नहीं आ सकता। तो हम ये इतनी छोटी सी बात इतने वर्षों तक हम क्यों ढो रहे हैं, ये सोचने का विषय है। हमें अपने ही प्रांगण से परिवर्तन आरंभ करना चाहिए, क्योंकि हम शब्दावली में परिवर्तन के लिए बैठे हैं। तो ये उपाधियों के नाम, डिप्लोमा इत्यादि जो है इन्हें परिवर्तित करना चाहिए, इन्हें भारतीय परंपरा के अनुरूप रखना चाहिए। बालक को भी कुछ उसमें गौरव का अनुभव होगा। दोनों प्रकार की गुरुता, जैसे हम बोलते हैं ये डिप्लोमा है, उसकी जगह हम बोलते हैं ये पत्रोपाधि युक्त है, तो बालक को भी लगता है मैंने कुछ अच्छा किया है 1 वर्ष में। तो ऐसा। इसके अलावा जो हमारे रोज की जो दैनिक जीवनचर्या में जो भी शब्दावलियां चलती है, जैसे नोट शीट, सेमेस्टर, CBCS, ग्रेड पॉइंट, ऑनर्स, CC इत्यादि, इन सबको हमें एक समयबद्ध सीमा में परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे होगा। क्यों धीरे धीरे होगा? हम आज से ही यदि उनमें परिवर्तन करेंगे, और इनमें से कुछ शब्दों का प्रयोग तो बिना अर्थबोध के भी शिक्षक भी करते हैं, छात्र भी करते हैं। एक बार मैंने ही कुछ शिक्षकों से पूछा, उन्होंने संदेश यहाँ भेजे, CC दीजिए, CC दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या आप लेते हैं बच्चों से, तो वो बता ही नहीं पाए। CC, CC, कोई कहता है CC, कोई कहता है CCA,
कोई CCE भी बोलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी भी ठीक से जानिए, और या कि उसकी जगह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आराम से कहिए, बच्चे को भी लगेगा कुछ भारी परीक्षा मुझे देनी है। तो ये ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन हैं जो हम अपने स्तर से हमें करना चाहिए। तो हम अपनी कक्षा से ही इसका आरंभ करें, हम क्लास न बोले, कक्षा बोले, आरंभ होगा। फिर ये जो लिखे जाती हैं आवेदन पत्र इत्यादि, इनमें जारी, बाबत इत्यादि जो मुगल काल के द्योतक हैं, उन शब्दों का निष्कासन भी अपेक्षित है। ऐसे सहस्राधिक शब्द दैनिक पत्रावलियों में प्रयुक्त हो रहे हैं। और एक उदाहरण, अभी अभी मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गत सप्ताह दीक्षारंभ का एक पत्र प्रसारित हुआ है। उसमें शब्द हैं इंटरैक्टिव सत्र होगा, आइस ब्रेकिंग सत्र होगा, टैलेंट हंट शो केस होगा। ये क्या है? ये अत्यंत अनावश्यक है। यहां तो हम बात कर रहे हैं, हम शब्दावलियों में परिवर्तन करेंगे। और आइस ब्रेकिंग सत्र मैं भी अभी तक नहीं समझ पाई हूं, अभी मुझे समझना है, क्योंकि मुझे करवाना है 1-2 तारीख को, तो क्या है वो। तो इस तरह के शब्दों का उल्लेख, परिचर्चा, परिचय सत्र, अब देखिए वो ये शब्द किस प्रसंग में अंग्रेजी में प्रयोग हुआ होगा। कोई वो जिस प्रकार के हमारे मुहावरे इत्यादि होते हैं उस प्रकार का वो प्रयोग होगा, उसको यहाँ छात्रों के लिए प्रयोग करने का क्या औचित्य है। तो अभी ये मैंने एक उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा। तो ऐसे अर्थबोध के अभाव में निरर्थक शब्दों का प्रयोग जो हम कर रहे हैं, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी और अन्य किसी भी भाषा बोली के वो हो सकते हैं, उन्हें इन दैनिक पत्रावलियों से बाहर किया जाना चाहिए। प्रशासनिक पदों में भी जो कलेक्टर, नायब तहसीलदार, हमारा खुद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ऐसा क्यों? आचार्य कहने में जो गौरव है वो इनमें कहाँ आएगा? इस पर हमें विचार करना अपेक्षित है। किंतु क्या होता है कि जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जो आपका शासन के अनुसार जो पद नाम है वो प्रयोग करें। तो शासन पहले बदले ताकि हमें भी ये जो द्वंद्व की स्थिति हमारे जीवन में है ये समाप्त हो। तो इस पर विचार करना अपेक्षित है। जिन विषयों की प्रकृति पूर्णतः संस्कृत निष्ठ है उनके नाम में आंग्ल प्रभाव पूर्णतः अनुचित है, यथा ट्रेडिशनल या क्लासिकल संस्कृत, हिंदू या वैदिक स्टडीज, यौगिक साइंस, फिलॉसफी, इंडियन साइकोलॉजी। इनको ऐसे क्यों कहना है? इन्हें जो इनका स्वरूप है वैसे ही कहना चाहिए। और शब्द संक्षेप, आधा मिनट और मैं लेकर के बात खत्म करूंगी। शब्द संक्षेप भी कहाँ उचित है, इस पे विचार करना चाहिए। आज हम बार बार कह रहे हैं IKS IKS, क्यों? फिर कुछ वर्षों बाद ये बच्चों के मुख पर प्रतिष्ठित हो चुका होगा। फिर वो भारतीय ज्ञान परंपरा भी नहीं बोलने वाले हैं, वो केवल कहेंगे IKS में हम MA कर रहे हैं, IKS में हम नेट कर रहे हैं, IKS का ये प्रोग्राम हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा। तो हमें ये प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा विषय है कि यहाँ पर हमने वो प्रयोग ही नहीं किया है। तो मेरे लिए तो बहुत गौरव का विषय होता है, क्योंकि ये मेरा विश्वविद्यालय है, इसीलिए यही मेरा अध्ययन हुआ है और मैंने समस्त गुरुजनों के निकट बैठ करके भाषा का सौंदर्य ग्रहण किया है और उसका प्रयोग सीखने का मैं प्रयत्न निरंतर करती रहती हूँ। तो ये इस प्रकार के NEP इनको निकालेंगे नहीं तो ये कुछ वर्षों में बच्चों के मुख में विराजित हो जाएंगे और फिर युवा पीढ़ी पे ये संस्कार पड़ जाने के बाद आप उनको दोष न दीजिए, क्योंकि आप ही ने इनका संस्कार उनमें प्रवेशित कराया है। शब्दावली परिवर्तन और शुद्धि का जो गुरुतर दायित्व है वो केवल भाषा शिक्षक का नहीं है, प्रत्येक शिक्षक का है। और एक और बात कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक भाषा शिक्षक के लिए संस्कृत का व्याकरण और आरंभिक ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए, अन्यथा वो कभी भी भाषा का जो शुद्ध स्वरूप है उसकी आत्मा को वो नहीं पहचान पाएगा। उसे ये ज्ञान होना चाहिए। छोटे छोटे शब्द होते हैं लेकिन हम गलत प्रयोग करते हैं। कहाँ पे हमें आकार प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, बहुत सारे उदाहरण हैं। 2-3 प्रकार की प्रवृत्तियां होनी चाहिए। जो लोक में प्रचलित शब्द है उनका संस्कृत मूल क्या है ये देखना चाहिए। तो एक उदाहरण है जो हम कहते हैं पाहुना, पामड़ा, उसका मूल है प्रागुणः, प्रागुणक, अतिथि के लिए वो प्रयोग हुआ है।
तो ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। कहाँ हमें अधिकांश शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ अधिकतर शब्द का प्रयोग करना है, इस पे विचार होना चाहिए। कहाँ पे हम सब गलत बोलते हैं, अधिकतर लोग गलत बोलते हैं। शमशान अत्यंत गलत उच्चारण, छात्र भी वैसा ही कहते हैं, श्मशान शब्द होता है। तो मूल तो सब कुछ संस्कृत में निहित है, हमें वहां जाना पड़ेगा। अभी एक परिवार में एक बालिका का नाम निष्ठा रखा, दूसरी का उन्होंने विष्ठा रख दिया। अभी सोचिए क्या तात्पर्य होता है। उन्होंने इंटरनेट पे देखा, कुछ अर्थ मिला, तो क्यों उन्हें अच्छा लगा, बड़ी का निष्ठा, छोटी का विष्ठा। तो ये अत्यंत लज्जा का विषय है। एक बालिका का नाम श्लेष्मा रख दिया। श्लेष्मा अर्थात हमारे नाक से जो स्राव होता है सर्दी में, उन्हें अच्छा लगा, वो कहते हैं जो सबका आलिंगन करे ऐसी माँ, ये उनका अर्थ था, क्योंकि इंटरनेट पे ये प्राप्त है। तो इस तरह का जो भाषा प्रदूषण हो रहा है, उसके मूल में ये है कि हम लोग कभी शब्दकोशों को नहीं देखते, हम शब्दों के मूल तक जाने की प्रवृत्ति को भूल चुके हैं। तो वो आज होना अत्यंत अपेक्षित है। प्रतिदिन ऐसे सहस्र शब्द उच्चरित होते हैं जिनका हम गलत उच्चारण करते हैं। मीडिया और जो संचार माध्यम है उनकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। पत्रकारों का भी संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण होना चाहिए। हिंदी के जो शिक्षक हैं उनका भी एक व्यवस्थित संस्कृत शिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो हम उससे दूर नहीं जा सकते, ये हमें करना ही होगा। और जब एक नाम हमारे पूरे जीवन पर इतना प्रभाव डालता है, तो सोचिए कि हजारों शब्द जो आप रोज बोल रहे हैं वो कितना प्रभाव इस ब्रह्मांड में न छोड़ रहे होंगे। इसीलिए कहा है एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद।